नहीं है। गतिशीलता का सिद्धांत वही है, गतिशीलता का सिद्धांत भाई, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई आप उसको कोऑर्डिनेशन में शामिल करो। यदि कोई कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आई, कोई एआई आया, कोई कुछ नया आया, यदि आपके लिए हेल्पफुल है कोऑर्डिनेट करने में, तो भाई उसे शामिल करो। तो ये होता है गतिशीलता का सिद्धांत। इस प्रकार जो मैरी पार्कर ने 6 सिद्धांत देख लिए हम लोगों ने, जो उससे संबंधित है, जिसमें एक बार फिर मैं बता देता हूँ। पहला, प्रत्यक्ष संपर्क, भाई सीधे जाके बातचीत कर लो। दूसरा, प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल स्टेज में कुछ काम शुरू किया, आप कोऑर्डिनेशन कर लो। तीसरा, पारस्परिक, क्योंकि कई घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कई चीजें एक दूसरे से मिलके बनी होती है या एक दूसरे को इफेक्ट डालती है, ये पारस्परिक घटक के आधार पर सिद्धांत कर लो। समय यानी कंटिन्यूअस वाला होना चाहिए। गतिशील, गतिशील का मतलब है दो है, ध्यान में रखना। एक निरंतरता है कि एक समिति बनाओ वो कंटिन्यू काम करे, वो सिद्धांत है। और एक है गतिशील, गतिशील का मतलब जैसे आपका कोऑर्डिनेशन चल रहा, एक समय आया, नई टेक्नोलॉजी आई, हेल्पफुल है कोऑर्डिनेशन के लिए, आप उसे अडॉप्ट कर लो, तो ये होता है। अब लिखो बाधाएं, लिखो बाधाएं। बाधा है योग्यता। तो पहली बात, योग्यता का मतलब ऐसी बात है, ऐसी हर्डल है कि भाई जिसे कोऑर्डिनेशन करना है उसके पास ये एबिलिटी ही नहीं, लिमिटेड एबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट कर सके। इसलिए उस जैसे मैं समझाता हूँ कि स्कूल का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, एक एग्जाम्पल से स्कूल के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, आप उनको किसी सब्जेक्ट में मान लो कुछ चीजें बताई और टीचर ने भी बताया, आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार कई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, अब वो कंपनी अडॉप्ट करना है, वो इतनी मतलब योग्य नहीं है, इतने जानकार नहीं है कि वो उस टेक्नोलॉजी को समझ सके, इसलिए वो तीसरे व्यक्ति की सहायता ले। क्यों? क्योंकि सब व्यक्ति सब जानता नहीं, तो इसलिए इसकी एक बाधा है नॉलेज की, जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो, मनुष्य के व्यवहार की अनिश्चितता। तो बिहेवियर जो होता है वो भी पता नहीं कैसा हो जाता है, आज समन्वय है कल गड़बड़ हो गया, तो बिहेवियर भी अनिश्चित होता है। कर्मचारियों में असहयोग की प्रवृत्ति, कई समन्वय नहीं करना चाहते, वो असहयोग की भावना दिखा। जब भी कोऑर्डिनेटर उनके बीच आता है अन्य कर्मचारियों से कोऑर्डिनेट करने, तो वो उसके बीच हर्डल का काम करता है। तो ये भी एक समस्या देखने को आती है। टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कभी ऐसे आंसर लिखने जाने हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए कि टेक्नोलॉजी नहीं होती है, संचार व्यवस्था दुर्बल होती है, व्यक्तिगत स्वार्थ रखते हैं, गुटबाजी करते हैं, इतना ज्ञान नहीं होता, व्यक्तिगत योग्यता नहीं होती जिसे कहते हैं। जो कोऑर्डिनेट कर रहा कई बार उसके पास सीमित योग्यताएं होती हैं। सहयोग का अभाव रहता है कर्मचारियों का। 7-8 पॉइंट्स आपके पास है, बाकी आप जो भी पॉइंट्स ऐसा मतलब कई बार पढ़ते पढ़ते अचानक ध्यान में आए, लिखते लिखते अचानक ध्यान में आए, वो रिलेट कर रहा सब लिख दो, कोई मत छोड़ो। ध्यान में रखना ये ऐसा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, कुछ भी पॉइंट्स इसमें गलत नहीं लिखे जाएंगे। जितना आप हटके नया लिख सकते हो लिखो, ये पॉइंट्स के अलावा वो सब सही कहे जाएंगे, ठीक है ना। किताबी रट्टू तोता मत बनना, ये भी बता देता हूँ। कभी भी रट के जाना, ना रट्टू तोता बनना, कोई फायदा नहीं वहां रट के जाने। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक समझ के लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। अब लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, समन्वय संबंधी तनाव सिद्धांत, स्ट्रेस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। लिखो, समन्वय संबंधी तनाव सिद्धांत, स्ट्रेस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके प्रतिपादक लिख लेना, हर्नल क्लीवलैंड, हर्नल, हर्नल क्लीवलैंड, हर्नल क्लीवलैंड। लिख लिया, हर्नल क्लीवलैंड लिख लो। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में समन्वय होना हमेशा अच्छा नहीं होता है, हमेशा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि
क्योंकि इसमें संगठन की कमजोरियों का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इससे संगठन की कमजोरियों का पता नहीं चल पाता है। तो समन्वय संबंधी तनाव सिद्धांत को दिया किसने था? हर्नल क्लीवलैंड ने। वो कहते हैं कि हमेशा हमेशा समन्वय होना अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या हुआ कि एक मेरे स्कूल की बात है, किसी भी जगह की बात हो सकती है। हमारे स्कूल से आईडी कार्ड बनाने के लिए नाम दिया गया। आईडी कार्ड जो है कोई दूसरी संस्था बनाती थी, उसको दिया गया नाम। अब आईडी कार्ड बनाने वाले ने वो नाम छाप दिया, उसमें कुछ बच्चों के नाम गलत थे, उनका जो भी मोबाइल नंबर गलत। बाद में पता चलता है कि वो नाम गलत हमारे स्कूल द्वारा दिए गए, परंतु हमारे स्कूल में कोऑर्डिनेशन, सबके साथ समन्वय था। जो भी मतलब मैनेजमेंट है उसका, कर्मचारियों के साथ समन्वय था। तो क्या हुआ कि हमने उस गलती को छुपा दिया, हमने उस गलती को छुपा दिया। हाई लेवल पर वो गलती जानी। तो क्या होता है, इससे कई बार कई जगह ऐसी होती है कि उस समय तो छुप जाती है, परंतु आगे जाके उजागर हो जाती है। और ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल्स है, ऐसे कई बार बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आएंगे सामने, जहां पर मैनेजमेंट जो है उस चीज को दबा देता है। कोऑर्डिनेट इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा संबंध रहता है, समन्वय रहता है कर्मचारी और मैनेजमेंट के बीच, कि कर्मचारी की बड़ी सी बड़ी गलती को दबा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, कमियां उजागर ही नहीं हो पाती कि भाई संगठन में ये कमी है, यहाँ लूप होल है। तो ये एक समस्या रहती है, ठीक है ना। और इसी समस्या को समन्वय संबंधी तनाव सिद्धांत कहते हैं, जिसे हर्नल क्लीवलैंड ने दिया। किसने दिया था? जिसे हर्नल क्लीवलैंड। अब लिखो प्रभावपूर्ण समन्वय के तत्व। नेक्स्ट लिखो प्रभावपूर्ण समन्वय के तत्व। प्रभावपूर्ण समन्वय के तत्व, एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, समन्वय के तत्व या बाधाओं को दूर करने के उपाय, बाधाओं को दूर करने के उपाय। तो पहला लिखो अधिक स्पष्टीकरण। पहला, कैसे समन्वय के थ्रू जो बाधाएं आती कैसे दूर होंगी? तो सिंपल सी चीज है, जब किसी के अधिकार बता दोगे कि भैया तुम्हारे ये अधिकार है और तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा ना तुम इधर जाना ना उधर जाना, तो वो अपने अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए अच्छे से, तो समन्वय बना रहेगा, सही तरीके से काम चलेगा। तो पहला लिखो अधिकार एवं उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। दूसरा लिखो जांच तथा निरीक्षण। दूसरा लिखो जांच तथा निरीक्षण। जांच तथा निरीक्षण। जांच तथा निरीक्षण का सिंपल से मतलब है कि समन्वय ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समन्वय गलत तरीके का समन्वय, ऐसा होना चाहिए समन्वय कि वो ये भी चेक करता रहे कि जो वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब अभी चल क्या रहा है। ऐसा तो नहीं है कि समन्वय बढ़ाने के चक्कर में हम अपनी कमियों को रोक रहे हैं या कमियों को उजागर नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा नहीं। समन्वय मतलब समन्वय के जांच और निरीक्षण भी होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो प्रभावपूर्ण नेतृत्व। प्रभावपूर्ण नेतृत्व, कोऑर्डिनेशन तभी अच्छा होगा जब नेतृत्व प्रभावपूर्ण होगा, यानी अच्छा नेतृत्व होगा तभी समन्वय हो सकता है। या यूं कहें कि समन्वय के लिए प्रभावपूर्ण नेतृत्व की आवश्यकता होती है, हर जगह नेतृत्व की आवश्यकता होती है। चौथा, उचित नियोजन व्यवस्था, प्लानिंग बेस्ट होनी चाहिए तभी कुछ समन्वय होगा। तो प्लानिंग बेस्ट होनी चाहिए। और प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था, समन्वय में भी नियंत्रण का महत्व रहता है। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था, ठीक है ना, अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था। लिख लिया। तो क्या क्या होने चाहिए भाई? किसी के अधिकार उत्तरदायित्व तो बता दो तो समन्वय अच्छा हो सकता है, जांच करो तो अच्छा हो सकता है, नियंत्रण करो तो अच्छा हो सकता है, लीडरशिप अच्छा है तो अच्छा हो सकता है, और एक प्रकार से कहें प्लानिंग अच्छी है तो अच्छा हो सकता है। इन सब से आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो,
एक प्रकार से कहीं अच्छे तरीके से आप ये समन्वय स्थापित कर सकते हो। साधन औपचारिक अनौपचारिक। देखो समन्वय के साधन, देखो औपचारिक साधन में संचार है, नियोजन है, पद सोपान। ठीक है ना। संचार यानी एक दूसरे से, जैसे नहीं गृह विभाग इसको पत्र लिख रहा है, गृह विभाग सूचना मंत्रालय को पत्र लिखा है, ऐसे संचार द्वारा एक प्लानिंग अच्छी तरीके को हो। और पद सोपान, पद सोपान मतलब जो हाई लेवल मतलब अधिकारी के लेवल जो होते हैं वो। अनौपचारिक में क्या हो सकता है? अनौपचारिक में व्यक्तिगत स्तर पर कोऑर्डिनेशन,